जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिनांक 6 तारीख का यहाँ पे पेपर जो है वो हल करने जा रहे हैं और निरंतर हमारी जो प्रक्रिया ये चल रही है पिछले 1 तारीख से, इससे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग मोड्स पे जितने भी बच्चे जो हैं वो जाकर जो इन पेपर्स को देख रहे हैं, उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम और भी बेहतर रूप से और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में हम आपके सामने हाजिर हों। फिलहाल हम बात करते हैं आज के 6 तारीख के पेपर की, जो आपको सुबह दे दिया गया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है स्थानीय मानों का, यानी कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में से। पहले सवाल की बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया एक संख्या दे रखी है और इस संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अंतर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे या तो इकाई दही सैकड़ा जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है उस हिसाब से भी ले सकते हैं, इकाई दहाई से भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो बिल्कुल सिंपल पैटर्न है वो ये है आपका। आपके लिए एक बार संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5 7 0 7 9 3 2। अब इसमें 7 का आप देखेंगे यहाँ 7 भाई साहब जो हैं वो 2 बार आ रखे हैं। तो पहली बार जब आया है तो इसके बाद के जितने भी अंक हैं आप उन सभी अंकों को 0 लिख दीजिए। आइए मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। 7 1 2 3 4 5, आपके लिए मैं पीछे 5 0 लगा देता हूं। फिर बात करते हैं इस 7 की या इस 7 की, पीछे 3 अंक आ रहे हैं तो पीछे 3 अंक लगा देते हैं, यानी 3 0 लगा देते हैं। क्योंकि अंतर की बात हुई है हम भी इनका अंतर कर देते हैं। जैसे ही आपने अंतर किया 0 0 0, 10 में से 7 गया, आपका बचा 3, यहाँ बचा आपका 9 और यहाँ बचा आपका 6। तो 6 9 3 0 0 0 और 6 9 3 0 0 0, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट होने वाला है। अगला सवाल जब देखते हैं, एलसीएम अच्छा सवाल बन रहा है। घातों में सवाल आया हुआ है 3 की घात 6, 3 की घात 10 और 3 की घात 18। 3 की घात 18। जब हम इस प्रश्न को देखते हैं साथियों, तो एक बात जो मैंने समझाई हुई है वो बात यह है कि वैसे तो एलसीएम का जो रूप होता है वो छोटे से छोटा होता है। क्या होता है? छोटे से छोटा। लेकिन जब बात आपकी यहाँ पे घात में आ जाती है तो हमें बिल्कुल उल्टा सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है? उल्टा सोचना पड़ता है। जैसे ही हम इसका उल्टा सोचेंगे यानी अब हमारी जो सबसे बड़ी घात होगी, क्या होगी? जो हमारी सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी होती हुई दिख रही है? 3 की घात 18। तो हम कहेंगे कि 3 की घात 18 जो है वो हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी इसी प्रकार से है। अगला सवाल है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 1/7 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न मैंने बिल्कुल साफ समझाया हुआ है आपको कि जिसमें आपके हर बराबर हो, यानी हर जब समान होते हैं तो जो अंश सबसे बड़ा होता है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी यहाँ पे हर अंश जो है वो सबसे बड़ा है 4, तो आपका जो आंसर है वो सी राइट होने वाला है। यदि यहाँ पे भिन्न बड़ी की जगह छोटी लिख दी होती तो क्या आंसर होता दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर होता आपका 1/7। लेकिन क्योंकि अभी बड़ी पूछी है तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? 4/7। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 243 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए? अब 243 में आपको एक ऐसी संख्या गुणा करनी है जिसमें जैसे ही आप गुणा कीजिएगा तो गुणा करते ही आपका ये जो 243 है
उस संख्या से गुणा होते ही एक घन का रूप ले ले। आइए कोशिश करते हैं इसकी भी। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करते हैं। जैसे ही आप टुकड़े करते हैं तो ये हो गया आपका 2, 4 और आपका 3। इसके टुकड़े करते हैं। अगर मैं इसके 3 से टुकड़े करूं तो ये हो जाएगा आपका यहां पे 81। फिर इसका 3 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहां पे 27। फिर 3 से टुकड़े करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहां पे 9। फिर 3 से टुकड़े करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3। और फिर 3 से टुकड़े करते हैं सर तो यहां पे आ जाएगा आपका 1। यानी जब मैंने 243 के टुकड़े किए, फैक्टर किए, गुणनखंड किए, तो मेरे पास में आया 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? लेकिन सर मुझे अब घन बनाना है। तो यदि घन बनाना है तो आपको बताया हुआ है कि जोड़े कितने लोगों के चाहिए? 3 लोगों के चाहिए। तो यहां पे जोड़ा इन लोगों का तो बन गया, इन लोगों का जोड़ा बन गया, यानी ये तो एक संख्या बन जाएगी। वापस यहां पे जोड़ा नहीं बन रहा है, और जोड़ा जब तक नहीं बनेगा 3 लोगों का तब तक वो घन संख्या नहीं बन सकती। अब यहां पे आता है कि वापस यदि इसको 1 3 सर में और लगा दूं, यहां पे मैंने ये जानबूझ के बड़ा लिखा है समझाने के लिए। अगर मैं ये 1 3 और लगा दूं तो क्या सर इन सब का जोड़ा बन जाएगा? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 1 3 और लगाया तो मेरा यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट हो गया। यानी अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि 243 को यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक घन संख्या मिलने वाली है। क्लियर हो रही है बात? करके देख लो। 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 729। और 729 जो होता है वो किसका घन होता है? 729 किसका घन होता है बताइए? 729 जो घन होता है वो किसका होता है? 9 का होता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 256 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.09 का मान क्या होगा? चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं 256 की घात 0.16 और इधर लिख देते हैं हम 256 की घात 0.09। हमें एक बात बताया हुआ है, एक सूत्र बहुत अच्छी तरीके से याद है सर, कि a की घात m गुणे में a की घात n जब आप करते हैं तो आधार समान होने पे ये जो घातें हैं ये जुड़ जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे घातें जुड़ी तो हमने भी एक काम किया कि आधार यहाँ पे सर आपका समान हो रहा है तो हम भी घातें जोड़ देते हैं। तो 0.16 के अंदर आपने 0.09 को जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का हासिल 1, 1 और 1 2, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.25। और जैसे ही आप इसको 0.25 लिखेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 256 की घात 0.25। अगर आंसर देना होता इसी रूप में तो शायद हम ये आंसर दे सकते थे, लेकिन अभी हमें हल करना पड़ेगा आगे। तो यदि मैं सर यहाँ पे ये पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ? 100। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वापस लिख के दे देता हूँ। 256 की घात 25/100 ऐसे लिख सकता हूँ। 25 से ये 100 कट गया आपका 1/4। वापस आपका यहाँ पे आया 256 की घात 1/4। अब आप इसे हल कीजिए। जैसे ही हल करेंगे 256 को आप क्या लिख सकते हो? 256 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? हाँ, 256 को आप क्या लिख सकते हो? 256 को आप लिख सकते हो यहाँ पे, सिखा रहा हूं, 4 की घात 4। और जैसे ही आप लिखेंगे 4 की घात 4 और इसकी घात हो जाएगी 1/4। ये आपका हो जाएगा 4 की घात 4 गुणे में 1/4। 4 से 4 कट गया और आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 4।
जो कि दिया हुआ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, बढ़ें आगे। छठा नंबर सवाल आता है। छठा नंबर सवाल भी बहुत आसान है। छठा नंबर सवाल है 5 + 5 भाग में 5। क्या करें इसका, पहले भाग कर दें तो 5 में 5 का भाग गया, कितना बचा 1, 5 उधर है ही है, 5 में 1 जोड़ा तो उत्तर कितना आया 6, और आपका आंसर हो जाएगा डी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा 10 राशियों का औसत 12 है। यदि हमारी 10 राशियां हैं, इनका औसत 12 है, तो इनका जो कुल हो गया वो कितना हो गया, 120 हो गया। एक राशि 21 की जगह 11 लिख दी जाए, यानी कितनी कम कर दी जाए, 10 कम कर दी जाए। अगर 10 कम वहाँ पे हुई है तो योग में भी कितनी कम हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कुल योग कितना रह जाएगा, 110 रह जाएगा। लेकिन संख्याएं कितनी रहेगी, तो सर संख्याएं तो 10 की 10 ही रहने वाली है। नया औसत क्या होगा, तो सर राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, यानी 0 से 0 गया तो नया औसत जो है सर वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 7वें का ए, यानी आपका आंसर 11। एक अगला सवाल आता है, एक कंपनी के पास में 80 हेल्पर हैं, वहां हेल्पर की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है, तो कुल कर्मचारी ज्ञात करें। आप सवाल को पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे हेल्पर, कामगार, कर्मचारी, तो थोड़ा सा क्या है कि वहां पे फंस जाता है आदमी। तो 80 हेल्पर हैं और हेल्परों का या हेल्पर की संख्या कुल कामगारों की 40% है, यानी संख्या में हेल्पर जो हैं वो 80 हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने हैं, तो आप कहेंगे 40 है। तो आपका हो गया 80 बटे में आपका 40, और क्योंकि कुल निकालना है तो गुणा हो गया 100 का। 0 से 0 ये कट गया 2 बार, और आपका उत्तर कितना आएगा यहाँ पे 200, यानी वहाँ पे टोटल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी रहने वाली है, 200 रहने वाली है। अगला सवाल बहुत अच्छा आ रहा है। अगला सवाल देखिए आप कि 2 की घात 1.5 अनुपात में 2 की घात 0.5 जो है अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों ये सवाल तो अनुपात में पूछा जा रहा है, लेकिन असलियत में ये जो सवाल है ये घातांक का सवाल है। तो घातांक के सवाल को और अनुपात के सवाल को मिक्स किया गया है। ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुपात दे रखा है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की घात 1.5 बटे में 2 की घात 0.5 लिख सकता हूं। आधार समान होते हैं, घातें आपस में क्या हो जाती है, आधार समान होते हैं, बीच में भाग का निशान होता है, घातें आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 1.5 में से 0.5 को यदि घटाऊंगा तो 0.1, मेरे पास में 1 बचेगा। ठीक है, यानी अब 2 की घात 1.5 और अनुपात में 2 की घात 0.5 का जो मान है वो आ रहा है मेरे पास में 2 की घात 1। क्लियर है, यानी इस पूरी इक्वेशन का इसका जो मान है वो मेरे पास में यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर मैं 2 के नीचे 1 रख दूं तो कोई समस्या नहीं है, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ, 2:1 भी तो लिख सकता हूँ। तो मेरा जो राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा वो माना जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 9 जो है वो मेरा सही माना जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में भरता है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटों में भरता है, जबकि बी नल उसे 8 घंटों में भरता है। दोनों मिलकर समय और काम का सवाल है। पहला वाला नल यानी ए नल एक दिन में 1/6 या 1 घंटे में 1/6, दूसरा वाला नल 8 घंटे में भरता है, 1 घंटे का काम हो गया 1/8। 8 और 6 का जो आपका एलसीएम हो गया, तो 8 और 6 का एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं कितना, 24। 6 का भाग 24 में 4 बार, ऊपर 1 का गुणा, 8 का 3 बार, 1 का गुणा 3, आपका हो गया यहाँ पे 4 और 3 7/24। ये 1 काम आ गया।
इसको उल्टा कर दो तो पूरा काम आएगा, यानी 24/7। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिश्र अनुपात दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम मिश्र अनुपात देखते हैं। 7 का पहाड़ा 24 तक ले जाइए, 24 के नज़दीक तक खींचिए, तो 7 तिया 21, तो 7 और 3 ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। इसमें अनुपात बटे में ही 3 दे दिया है तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। 7 का पहाड़ा 3 बार गया 21 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट होने वाला है बी ऑप्शन, यानी 3 सही, 3/7 घंटे। अगला सवाल, कितने समय में, यानी आपसे सबसे पहला सवाल ही यहाँ पे समय, यानी समय तो निकालना ही निकालना है। दर कितनी दी हुई है? 8% की। साधारण ब्याज मूलधन का, यानी मूलधन भाई साहब भी नहीं है, का 2/5 हो जाएगा। मूलधन का 2/5। मूलधन यदि सर मैं यहाँ पे मूलधन 100 रुपये मान भी लूँ तो मूलधन का 2/5, यानी 5 से ये 100 गया आपका 20 बार, और 20 दूना 40, यानी ब्याज कितना बन जाएगा? तो सर ब्याज यहाँ पे 40 रुपये बनने वाला है। अब आप देखिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं मूलधन, यहाँ पे समय, यहाँ पे दर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्याज। ब्याज हमारा 40 रुपये आ गया। मूलधन सर आपने 100 रुपया मान लिया, दर आपकी 8% दी हुई है, समय मैं निकाल के दे दूंगा। ठीक है, समय का सर मैं सूत्र लगा देता हूं। यहाँ पे समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में दर। यहाँ पे सर 100 से 100 कट गया, 8 से 40 आपका कट गया 5 बार, यानी सर जो समय आने वाला है यहाँ पे वो 5 वर्ष आने वाला है। यानी सर आंसर नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नए सवाल पे। नया सवाल बहुत आसान है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, या तय की गई दूरी कितनी होगी? सिंपल है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर। यदि मैं यहाँ लिखूं मीटर प्रति सेकंड तो इसका मतलब हो गया प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर। तो आपकी चाल यहाँ पे किस में है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो बताया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में बदलने का गुणा 5/18। 18 से 72 गया हमारा यहाँ पे 4 बार, 5 चौका, तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में जाएगा वो जो भी बस है वो जाएगी 20 मीटर। अब आपको ले जानी है 5 सेकंड में, तो आप दूरी का सूत्र लगाइए। दूरी का जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका चाल गुणे में समय। चाल आपकी है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय है आपका 5, तो दूरी आपकी आएगी यहाँ पे कितनी? 100 मीटर। यानी आपका आंसर डी जो है वो राइट होने वाला है। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं, चलिए ये है हमारा नया सवाल कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 12 मीटर हो। यदि समबाहु की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। एक भुजा 12 है। समबाहु की बात कर लेते हैं तो यहाँ तो सारी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समबाहु तो √3 बटे में आपका 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुणे में 12। 4 से आपका 12 गया 3 बार, 3 का 12 से गुना हुआ 36, और √3 यहाँ पे रहेगा तो आंसर आ जाएगा 36√3। लेकिन यहाँ मीटर है तो लिखने में यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिखा होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे नए सवाल पर। हमारा नया सवाल बहुत आसान है। एक पहिए का अर्धव्यास, क्षेत्रफल का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। एक अर्धव्यास है यानी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर की, और 352 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे?
यदि चक्कर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो चक्कर यानी यहाँ पे बात किसकी हो रही है, परिधि की बात हो रही है, और परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। क्लियर। अब 2πr की यदि बात होती है तो 2 का 2 है, 22/7 पाई का मान, r की जगह 14, 7 से 14 गया 2 बार, परिधि आ गई आपकी 88 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब हमें चलना है 352 मीटर, तो 352 मीटर को हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर, और 352 का भी यदि हम गुणा कर देंगे 100 से तो यहाँ पे भी हमें आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर में। तो 352 गुणे में हो जाएगा हमारा 100 और बटे में हो जाएगा हमारा 88। 88 से ये कट जाएगा हमारा यहाँ पे 4 बार, और 4 का 100 से गुणा हो जाएगा आंसर 400। यानी चक्कर जितने चाहिए वो कितने चाहिए आपको, 400 चक्कर चाहिए। क्लियर। चलिए ये है हमारा नया सवाल। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन की जो चाल है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वह ट्रेन बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। सूत्र वही है, दूरी, समय, चाल। ट्रेन की लंबाई जो है वो 100 मीटर है, और मैंने कहा था कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी बिजली के खंबे को, रेलवे ट्रैक के पास में खड़े हुए किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी मील के पत्थर को यदि पार करती है तो दूरी के लिए हमेशा ट्रेन की लंबाई को लिया जाता है। तो दूरी यहाँ पे हमारी जो होने वाली है वो 100 मीटर होने वाली है। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको भी पहले बदल देते हैं। तो 144 का गुना हो गया आपका 5/18 से, 2 से आपका ये कट जाएगा, आ जाएगा 72, 2 से कट जाएगा ये आ जाएगा आपका 9, 9 से 72 वापस कट जाएगा आपका 8 बार, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकेंड की। तो आपकी चाल भी यहाँ पे आने वाली है 40 मीटर प्रति सेकंड की, और समय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, दूरी बटे में चाल। दूरी है आपकी यहाँ पे 100 और चाल है आपकी यहाँ पे 40, 0 से 0 कट जाएगा और 10 में 4 का भाग जाएगा, तो आपका उत्तर आने वाला है 2.5 सेकेंड। क्लियर। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। क्लियर दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आने जा रहा है। अच्छा सवाल है कि एक घड़ी में 8:20 हुए तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी 1 मिनट जो है वो 1 मिनट आपका 6 डिग्री का हुआ, तो 20 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से आपकी अभी जो बना है वो कितना बन गया, 120 डिग्री। यानी 16 नंबर में सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट होने वाला है। क्लियर। अगला सवाल, यदि रीजनिंग शुरू हो रही है, यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, यानी वर्षा को गुलाबी बोल रहे हैं, फिर जो गुलाबी है उसे बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए, और जल को बयार कहा जाए, और बयार को चंद्रमा कहा जाए, तो हाथ किससे धोते हैं। अरे हाथ तो जल से धोते हैं, लेकिन यहाँ पे जल को क्या बोला जा रहा है, बयार बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो बयार हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। और इसी के साथ आते हैं अगले सवाल पर। 13 से यहाँ पे 20 हो रहा है, 7 की बढ़ोतरी, फिर 30 हो रहा है, 10 की बढ़ोतरी, फिर हो रहा है 13, फिर आपका यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है 16, और फिर यहाँ पे आपका जो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है वो हो गया 160 और 18 ये आपका 19। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे भी, क्योंकि यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है,
यहाँ भी +3 है तो यहाँ भी +3 होगा, तो 1903 कितना हो जाएगा? 1903 होगा 22, यानी 78 में 22 जुड़ने वाला है। 8 और 2 10, 1 7 और 1 8 और 2 10, यानी जो आंसर है वो आपका होने वाला है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ पे लेके चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग में से आ रहा है कि मंकी को यदि 1 6 8 5 4 9 कहा जाए तो मनी को क्या कहा जाएगा? यानी बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे M का कोड जो है 1, O का कोड जो है 6, N का कोड जो है 8, K का कोड जो है वो 5, E का कोड जो है 4 और Y का कोड जो है वो 9 लिया जा रहा है। तो आप मनी को देखते हैं। मनी यानी MONEY की यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि M का जो कोड है वो है 1, O का कोड है हमारा 6, N का कोड है हमारा 8, E का कोड है हमारा 4 और Y का कोड है हमारा यहाँ पे 9। तो 1 6 8 4 9, 1 6 8 4 9, यानी 19 क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। लिखा हुआ है शब्द हिंदुस्तानी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? अगर नहीं बनाने की बात होती है तो ध्यान से देखिए। हम कहते हैं H, हिंदुस्तानी में H है। A, सर यहाँ पे A जो है वो पूरे में नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा सस्पेक्शन रखते हैं, मतलब थोड़ा सा हमारा डाउटफुल मामला है। डस्ट की यदि बात करते हैं तो D है, आप कहेंगे है। U है। S की बात करते हैं है और T भी है, तो सर ये तो बनाया जा सकता है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन है नहीं बनाने का, जबकि ये बनाया जा सकता है। UNIT, तो सर ये रहा हमारा U, ये रहा N, ये रहा I और ये रहा T, सर ये भी बन सकता है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 10 की, तो सर ये रहा T और ये रहा यहाँ पे E की सर हम बात करते हैं तो E तो नहीं है, तो E नहीं है, तो सर ये भी थोड़ा सा सस्पेक्ट है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हैंड, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं कि A यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 2 आंसर दोस्तों राइट होने वाले हैं, जो एक हो गया हमारा हैंड और एक हो गया हमारा यहाँ पे 10, तो दोनों ही आंसर यहाँ पे राइट होंगे। तो इस हिसाब से आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आज के लिए आपका बोनस रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं बन सकते। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूं कि आज के पेपर में समझाए गए सभी सवाल आपको बेहतर रूप से समझ में आए होंगे। हमारे सेंटर भर्ती के लिए नए बैच आरंभ कर दिए गए हैं, जिनका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एक ही कक्षा को 2 बार पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो बच्चे जिनके पास में समय का अभाव है या जिनके पास में समय कम है, वे बच्चे भी अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकें और अपने हौसलों को एक नई उड़ान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आप सभी के अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि आज जितने भी अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ में जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और करते हैं आज के क्वेश्चन से स्टार्ट। रक्त है एक, क्वेश्चन क्या पूछा है? रक्त है एक। रक्त क्या है? और 4 ऑप्शन जो दे रखे वो आपके बोला है कि उत्तक है, अंग है, या रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, या तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक। क्या होता है ये संयोजी उत्तक? आप सभी को पता है कि रक्त तरल अवस्था में तो रहता है, लेकिन संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी का मतलब हो गया संयोजन अवस्था में या योग की अवस्था में। ठीक है, तो रक्त है वो अपने जो जितने भी अंग होते हैं उन सब को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है? इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके जो आज का क्वेश्चन है रक्त वाले चैप्टर में,
वो है कि रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। हरित लवक आप सभी को पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो पौधे अपने भोजन बनाते हैं, और भोजन के लिए पौधे क्या करते हैं कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अवशोषण करते हैं और प्रकाश व क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जो ये क्लोरोफिल होता है, या जिसे बोल सकते हैं हरित लवक, इस हरित लवक में अपने मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका प्रतीक होता है अपने Mg। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरित लवक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब मैग्नीशियम धातु क्या कार्य करती है ये देखिए। मैग्नीशियम धातु आपके जो पौधों में अतिरिक्त ऊष्मा बनती है, उस ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य मैग्नीशियम करती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम धातु, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए पौधों में, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम की कमी से पौधे हैं जो जल जाते हैं। और आज का जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि पौधों में जो रंग बिरंगे कलर होते हैं, पौधों में रंग बिरंगे फूल और पत्तियों के जो रंग बिरंगे कलर होते हैं, रंग बिरंगे कलर वो कौन प्रदान करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि रोगों के कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। रोगों के कारकों का अध्ययन, दो चीज़ होती है, एक तो कारकों का अध्ययन करना और एक होता है कि उनके लक्षणों का अध्ययन करना। तो देखिए इनके अंदर जो इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो इटियोलॉजी और एक पैथोलॉजी। ये दोनों है वो रोगों से संबंधित है, और इसका जो राइट आंसर है रोगों के कारकों का अध्ययन वो हो जाएगा आपके इटियोलॉजी। और अगर बोले कि पैथोलॉजी में क्या होता है, तो पैथोलॉजी में आपके उसके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। रोगों के लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य का दंत सूत्र है, इनमें से मनुष्य का दंत सूत्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा 2123 अपॉन में 2123। कैसे निकालते हैं ये दंत सूत्र, तो आप सभी को पता है कि अपने जो दांत है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के 4 प्रकार होते हैं। और जो फर्स्ट होता है वो आपके कृतक, फिर रदनक, थर्ड हो जाएगा आपके अग्र चवर्णक, और चौथा हो जाएगा आपके चवर्णक। और जो इनकी संख्या है, कृतक की 8 होती है, रदनक की 4, अग्र चवर्णक की आपके 8 हो जाएगी, और चवर्ण की हो जाएगी आपके 12। तो आपने मैंने सीक्वेंस से याद करवा रखा है कि कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, और जो उनके दांतों की संख्या है वो 8, 4, 8 और 12 होती है। 8, 4, 8 और 12 होती है। ठीक है, अब इनका दंत सूत्र निकालते हैं। तो इन चारों में देखो 4 का भाग है वो कितनी बार जा रहा है, तो इन चारों में जो 4 का भाग है, अगर 8 में दे तो अपने 2 बार जाता है, फिर अगर इस 4 में देवे तो 1 बार, और वापस से 8 में देते हैं तो 2 बार, और 12 में जो 4 का भाग है वो चला जाएगा आपके 3 बार। और दांत आपके जितने दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं उतने के उतने नीचे होते हैं, तो नीचे में भी आपके सेम का सेम सूत्र बन जाएगा, और यहाँ गुणा में कभी कभी 2 भी लिखा होता है। ये आपके दंत सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिसे बोला है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा पूछी है कि CO2 की मात्रा कितनी होती है। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आपके वायुमंडल में आप सभी को पता है कि 79% है वो नाइट्रोजन होती है। 79%, 78% नाइट्रोजन होती है, और 21%, 20.99% के लगभग आपके ऑक्सीजन होती है, और बाकी के 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस होती है, और जिसमें CO2 की भी मात्रा है वो आपके 0.03% होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा, CO2 की मात्रा है वो वायुमंडल में 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है। यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है, तो यूरिया का जो उत्सर्जन है वो यकृत करता है, और
यकृत का अगर बोले कि यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यकृत का अध्ययन करना आप सभी को पता है कि हिपेटोलॉजी कहलाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके है जीन शब्द किसने दिया था। तो जीन शब्द है वो आपके जॉनसन ने दिया था और जीन आनुवंशिकता की गई है। और अगर मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और उन्होंने जो आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मटर का पौधे का चयन किया था। और अगर सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर उन्होंने गेहूं के पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जो मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, कौन सी है। मानव शरीर की क्या बोला है, सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथियाँ वे मनुष्य के वे अंग जो अंगों की तरह तो कार्य करते हैं, लेकिन साथ साथ में वो रस, एंजाइम और हार्मोन भी बनाते हैं। या तो क्या बनाएंगे, रस बनाएंगे, या एंजाइम बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, हार्मोन बनाते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे, ग्रंथियाँ कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो ग्रंथियाँ सिर्फ हार्मोन बनाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपके अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथियाँ आपके रस और एंजाइम बनाती है वो आपके हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अब इसमें से बोला है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है उसमें आपके सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पीयूष। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना कि अगर ई ऑप्शन में दे दे कि पीनियल काय भी अगर दे दे तो आपकी जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष से भी छोटी हो जाएगी, पीनियल काय। इसका आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मस्तिष्क में जल की मात्रा पूछी है। कहाँ पूछी है, मस्तिष्क में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मस्तिष्क में जो जल की मात्रा है वो 85% होती है। और जो आपके शरीर में जल की मात्रा अगर पूछ ले, शरीर में जल की मात्रा आपके 60% होती है। और आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि फेफड़ों में जल की मात्रा कितनी होती है। इसका आंसर आप फेफड़ों में जल की मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सारों का स्वाद कैसा होता है। ये बोला है सार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन बेस। सार का स्वाद कैसा होता है, वो टेस्ट करते हैं तो सार का स्वाद कैसा आता है। तो सार का स्वाद आपके कड़वा होता है। और जो अम्ल होते हैं, अम्ल का स्वाद आपके कैसा हो जाएगा, खट्टा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो सार का जो पीएच मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समभारिक में क्या समान होता है। समभारिक पूछा है तो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है समभारिक बोला है। मतलब अगर इसको अपन दो भागों में तोड़ते हैं, समभार मतलब समान भार, क्या हो जाएगा, समान भार। और समान भार में मतलब ये है कि उसका जो परमाणु भार है वो क्या होता है, समान होता है। परमाणु भार उसमें समान होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे बहुत सारा देखते नहीं है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। ये अधातु के बारे में पूछा है, धातु के बारे में नहीं पूछा है। तो अधातु कौन सी है, वो जो द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ब्रोमीन। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं देता हूँ कि ब्रोमीन का जो उपयोग है, ब्रोमीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो AgBr है जिसे बोलते हैं अपन सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है वो अपने कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कौन सी धातु द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो क्या बदलता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है,
या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए, दो चीज होती है, एक तो होती है विद्युत मोटर और एक होता है डायनामो। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कि जो विद्युत मोटर है उसमें अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को वो किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। और जो डायनामो है वो क्या करेगा? डायनामो है वो आपके यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो इसका जो राइट आंसर है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्वनि है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आप एक शॉर्टकट से ध्यान रख सकते हैं, देखो इसी के अंदर ध भी आंसर आ रहा है और इस अनुदैर्ध्य में भी ध आ रहा है। तो अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंग? तो मैं बताता हूं कि जो अगर कणों का जो विचरण है वो तरंग की दिशा में हो, अगर तरंग की दिशा में होता है तो उसे तो कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और जब कणों का जो विचरण है वो तरंग के लंबवत होता है, अगर इस साइड में होता है ऊपर की साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण जो है वो आपके हो जाएगा प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे हमेशा लंबवत दिशा में चलती है और प्रकाश तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होता है? क्या पूछा है? सबसे कम विक्षेपण पूछा है। विक्षेपण का मतलब होता है कि फैलना। तो ऐसा कौन सा रंग है वो जो सबसे कम फैलता है? तो आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूं तरंगदैर्ध्य की, तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो विक्षेपण सबसे कम इसी का होगा। तो विक्षेपण सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो सबसे कम विक्षेपण हो जाएगा आपके लाल रंग का। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थियों। अब आपके सामने जीके का पेपर शुरू होने जा रहा है और यह रहा आपका पहला सवाल जीके का। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मित्रों, वायुयान की खोजकर्ता या वायुयान से पहला उड़ान भरने वाला व्यक्ति दोनों एक ही है। वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। इन्होंने ही वायुयान की खोज करी और फिर उसी वायुयान से इन्होंने क्या? पहली उड़ान भरी। यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, यूरी गागरिन था जो वो था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। और जो था ना ये ऑप्शन नंबर सी, डेनिस टिटो, ये पहला अंतरिक्ष पर्यटक यात्री, ये था पहला अंतरिक्ष पर्यटक यात्री। ठीक मित्रों, अपना सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मित्रों इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर जो बी ना, गंगा नदी, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ना, अमेजन नदी, ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और जो ये है डार्लिंग नदी, ये अपने ऑस्ट्रेलिया में है। तो मित्रों अपना जो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मीनार, मित्रों मैंने आपसे यहाँ पे सबसे ऊंची मीनार पूछी है विश्व लेवल पे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। चार मीनार ये अपने हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद के अंदर। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं अपन अगला सवाल। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो मित्रों इस सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। मित्रों सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक हमारे देश में कोई नहीं बनी। ठीक मित्रों, और जो मीरा कुमारी है ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा महाजन, ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष। और ऑप्शन नंबर जो डी है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है, भारत में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मित्रों ये अंग्रेज था, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए हिक्की। इन्होंने 1870 ईस्वी में बंगाल गजट, उस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत करेगा। ठीक है, जेम्स ए हिक्की, सन इसका है 1870। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मित्रों यहाँ पे इसका जवाब होगा कंगारू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मित्रों अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। निर्मला सीतारमन, ये हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। सुषमा स्वराज, ये हमारे देश की पहली महिला विदेश मंत्री रह चुकी है। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के वर्तमान में ये प्रधानमंत्री है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों आर्य समाज के संस्थापक पूछा तो यहाँ पे इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय, ये अपने ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक मित्रों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? यह मैंने आपसे नेगेटिव सवाल पूछा है, नहीं है। इन चारों में से एक है जो मरुस्थल नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। युगांडा मरुस्थल नहीं है। थार, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। ठीक है, सारा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। और जो गोबी है ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। तो थोड़ा आप लोग मित्रों यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मित्रों काजीरंगा नेशनल पार्क या बाघ अभ्यारण्य असम में स्थित है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे अधिक पाया जाता है, इसलिए यह फेमस है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मणिपुर की राजधानी है? तो मित्रों मणिपुर की राजधानी है इंफाल। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मित्रों अहमदाबाद शहर नदी है वो अपने साबरमती, साबरमती किनारे कौन स्थित है? अहमदाबाद शहर। ताप्ती नदी किनारे स्थित है सूरत। और शिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन। और सतलज नदी किनारे स्थित है अपने लुधियाना। और एक शहर और है फिरोजपुर, वो भी सतलज नदी किनारे स्थित है, फिरोजपुर। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक शब्द दिया मैंने आपको, चाइना मैन। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? मतलब ऐसा कौन सा खेल है जिसके अंदर चाइना मैन शब्द का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों चाइना मैन शब्द का प्रयोग हम लोग क्रिकेट में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मित्रों मंदिर से लेके मैंने सवाल पूछा आपसे, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। कोणार्क के अंदर सूर्य मंदिर स्थित है। और इसको एक नाम और है, उसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, वो भी इसी मंदिर का नाम है, ब्लैक पैगोडा। और ऑप्शन नंबर जो बी है ना, पुरी, यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ पुरी रथ मंदिर वो यही है। और ये उड़ीसा में स्थित है।
और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी अपने उड़ीसा में है। सोमनाथ का मंदिर ये अपने गुजरात के अंदर, और अमरनाथ की यात्रा सुना होगा आपने, अमरनाथ की यात्रा या अमरनाथ का मंदिर ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी शाहनामा जो किताब है वो किस लेखक ने लिखी? तो मित्रों यहाँ पे इसका जवाब होगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। मेगास्थनीज की पुस्तक आप जानते ही हो, इंडिका है। और ये जो अल बरूनी है इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक। तहकीक है ये, तहकीक ए हिंद। ये अल बरूनी की पुस्तक है। चलिए आपका आज जीके पेपर सोल्यूशन हो गया। धन्यवाद।